PTI के सनाउल्लाह खान मस्ती खैल की तरफ से बहुत सारे उधार चुका दिए गए। ख्वाजा आसफ पर जो चढ़े हुए थे दूसरे लोगों के, ख्वाजा आसफ कौमी असम्बली के फोरम पर क्या क्या बातें किया करते थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक मरतबा ताना दिया था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आप कितने बेशर्म हैं। और इसके अलावा उनकी तरफ से शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली के नाम से तशबीह दी गई थी। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों हमने इसी कौमी असम्बली में, जिसमें ख्वाजा आसफ साहब फार्म 47 पर सवार होकर बैठे हुए हैं, फार्म 45 के मुताबिक वो हारे हुए हैं, इसी कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने उमर अयूब पर तनकीद करते हुए, जब उन्होंने आर्टिकल 6 की बात की, जब उन्होंने अपने इलेक्शन के हवाले से बात की, तो उस पर ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया, सिर्फ़ और सिर्फ उमर अयूब को दिखाने के लिए, उनकी मुखालफत करने के लिए कहा गया कि इनके दादा अयूब खान की लाश को कब्र से निकाला जाए, उसको फांसी दी जाए, आर्टिकल 6 लगाया जाए। ख्वाजा आसफ से जितने भी लोगों के उधार थे सारे के सारे मस्ती खैल ने चुका दिए। उनकी तरफ से कौमी असम्बली में जो कुछ कहा गया वो इंतहाई नामुनासिब था। उन्होंने खसिया का पंजाबी में तर्जमा करके बात कर दी जो बिल्कुल मायूब समझी जाती है। उनकी तरफ से जो कुछ ख्वाजा आसफ के बारे में कहा गया वो नामुनासिब था। उन्होंने फट्टे शट्टे बहरहाल जो कुछ भी कहा, उर्दू में उसको खसिया कहते हैं। अगर वो खसिया के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते तो उन पर शायद इतनी ज़्यादा तनकीद ना होती और लोगों को समझ भी ना आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, खसिए को पंजाबी में उन्होंने कह दिया, तो उस पर एक तूफ़ान मच गया। उस वक्त एजाज सादक साहब कहीं रेस्ट कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, तो उनकी जगह उस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर की जिम्मेदारी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब पर थी। इनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उनके सामने जब ये सारा कुछ कहा गया, आइए अब हम आपको थोड़ी सी बीप लगा कर सुनाते हैं कि सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने क्या कहा था। और जनाब स्पीकर, दूसरी बात हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। जिस दौरान सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ख्वाजा आसफ को मुतवज्जो कर रहे थे, उन्होंने कहा ख्वाजा आसफ हमारे भाई हैं। उस मौके पर देखें कि ख्वाजा आसफ साहब किस तरह से शुक्रगुजार हो रहे थे, कैसे सर झुका के सलाम कर रहे थे कि ये मेरे बारे में कोई तारीफ़ी कलमात कहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उससे ख्वाजा आसफ साहब के तो 14 तबक रोशन हो गए। और जिन लोगों के ख्वाजा आसफ पर उधार थे या ख्वाजा आसफ का उधार था वो सारे का सारा चुकता कर दिया गया। इसके बावजूद कि सनाउल्लाह मस्ती खैल की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इंतहाई ज़्यादा नामुनासिब थे, वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। उनकी जगह अगर वो उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो इतना ज़्यादा हल्ला गुला ना होता। तो स्पीकर को भी समझ नहीं आई कि इसका क्या मतलब होता है, तो कानाफुरसी की गई। उनको फिर किसी ने कान में जाकर बताया कि जनाब ये तो ये कह गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने बार बार कहा कि आपने बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के वहाँ पे बैठे हुए लोग, उनकी तरफ से एक किस्म का जोश नज़र आ रहा था, जज्बा नज़र आ रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए डिप्टी स्पीकर साहब के कान खड़े हुए कि आखिरकार बात क्या हो गई है। जब उनके नोटिस में ये सारा मामला लाया गया तो उनको फिर एक सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बहरहाल सनाउल्लाह मस्ती खैल ने जो बात कहनी थी वो कह दी। उधर पीपल्स पार्टी का हाल देख लें कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तो तनकीद कर रही है मुस्लिम लीग नून पर, मियां नवाज शरीफ से हल्फ का मुतालबा किया गया है अब्दुल कादिर मंदू खैल की तरफ से। अब्दुल कादिर मंदू खैल एक तो अब्दुल कादिर पटेल हैं जिन्होंने इमरान खान के पेशाब से शराब बरामद कर ली थी, और दूसरे ये अब्दुल कादिर मंदू खैल हैं। इनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ से कहा गया, शहबाज शरीफ से कहा गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कहा गया कि ये लोग तो फार्म 45 पर मुंतखब हो के आए हैं। अगर ये हलफ दे दें कि हम जीते हैं, हम फार्म 45 पर जीते हैं, तो मैं तस्लीम कर लूँगा उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं।
जी, तो ये कह रहे हैं कि हारे हुए लोग हैं, इनको हुकूमत दे दी गई है, लेकिन एक माह पूरा नहीं हुआ, इनके पर पुर्जे खुलने लग गए हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया था कि हम इनके साथ बजट में तावन नहीं करेंगे, लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से मिले, कोई कमेटी बनी, तो इनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए और आज पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल जम के जुड़ के खड़ी हो गई है। जबकि हमने ये भी देखा कि आसफा जरदारी की तरफ से एक तरफ तो हमने देखा कि अब्दुल कादिर मंदू-खैल वो ये बात कर रहे हैं, और ऐन उसी रोज़ आसफा भुट्टो जरदारी की तरफ से भी कहा गया कि ज़ालिमाना बजट है और बिजली की 15 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, ये काबिल कबूल नहीं है। ये सारा कुछ कहा गया अब्दुल कादिर मंदू-खैल की तरफ से, आसफा जरदारी की तरफ से। बाकी पीपल्स पार्टी के कई लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तरकीद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में मुश्किलात की जो वजह है वो मुस्लिम लीग नून है, इनकी पॉलिसियां हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं। बजट ज़ालिमाना है, लेकिन हम इनके साथ हैं। बिजली की रोज़ाना 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग होती है, हम इसके बावजूद भी साथ हैं। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है, इसके बावजूद भी हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसा दोहरा मयार है। उधर मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी की खुशामद की इंतहा की जा रही है। वो चूँकि उन्होंने बजट मंजूर करवाना है, बजट तो मंजूर होकर रहना ही है, क्योंकि वापडा की तरफ से कहा गया है कि डंके की चोट पर बजट मंजूर होगा। बिल्कुल बजट मंजूर होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले बजट मंजूर ना करवाने के हवाले से अपना किरदार अदा करने की बात की गई थी, लेकिन जब उनको पकड़ा गया, पूछल से पकड़ा या गर्दन से पकड़ा, वो सीधे हो गए। अब बजट मंजूर होता हुआ नजर आएगा। वापडा की तरफ से कह दिया गया है कि बजट डंके की चोट पर मंजूर होगा। ये वापडा ने क्यों कहा? क्योंकि वापडा भी वहीं से रहनुमाई लेते हैं जहाँ से इनकी रहनुमाई की जाती है, जिन्होंने इन लोगों को इधर उधर से इकट्ठा करके एक जगह पर बैठा दिया और कोड़ा लेकर ऊपर खड़े हैं कि बिल्कुल हिलना नहीं है, कुसकना नहीं है, तो बजट तो मंजूर होना ही है। बात हम कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खुशामद के, पीपल्स पार्टी की खुशामद के दौरे पड़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि गिले शिकवे दूर हो गए, पीपल्स पार्टी के मुतालबात जायज़ थे, तो ऐसी नौबत क्यों आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से धमकी दी गई कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। हमने अपने हर मेंबर को आज़ाद कर दिया है, वो बजट की मंजूरी के हक़ में वोट देता है या इसकी मुखालफत में वोट देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जब ये कहा गया था, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी अपने कहे पर कायम हैं? देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के कितने लोग बजट की मुखालफत में वोट देते हैं और फिर वो तादीबी कार्रवाई से बच भी जाते हैं। वकार मलक बैरून मुल्क होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त विला करते हैं। वकार मलक बड़ी खिंचाई करते हैं तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की, और अदारों के ख़िलाफ़ भी बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। उनकी बहुत सी बातों के साथ इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके साथ इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। कभी कभी वो पटड़ी से उतर जाते हैं और कभी वो हत्थे से उखड़ भी जाते हैं। उनकी तरफ से कल ही अपने विलाग में कहा गया कि एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मामूली सा टाउट है, उसको भी बता दिया गया है कि काजी फाइज साहब खसूसी नशिस्तों के हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे। उस बंदे की तरफ से ARY पर बैठकर कहा गया, हसन अयूब की तरफ उनका इशारा है कि उन्होंने कहा कि फ़ैसला आएगा, मुतफ़िका फ़ैसला नहीं होगा जिसमें तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलेंगी, जबकि जस्टिस मंदू-खैल इख्तलाफी फ़ैसला नहीं देंगे। तो वकार मलक की तरफ से कहा गया कि इनको पहले ही फ़ैसले का बता दिया गया, पहले फ़ैसला हो चुका है, ये फ़ैसला आना है। तो हसन अयूब को ये फ़ैसला बता दिया गया। तो वकार मलक साहब की इस बात के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, आज भी उस केस पर समाअत हुई है, कल आखिरी दिन समाअत होगी और 1-2 दिन के बाद फ़ैसला आ जाएगा। जिस तरह से समाअत हो चुकी है, जिस तरह से वहाँ पे दलाइल दिए गए हैं, जो जजों की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से जज वहाँ पे बात कर रहे हैं, उससे यही नज़र आता है कि मुतफ़िका फ़ैसला नहीं होगा और तहरीक इंसाफ को सीटें ये नहीं मिलेंगी, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी सीटें मिलती हुई
نظر نہیں آ رہی، تو مندو خیل صاحب وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ الگ سے فیصلہ نہ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قاضی فیصل صاحب کی رائے کے ساتھ متفق ہو جائیں، اختلاف بھی اسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حسن ایوب کا تجزیہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کسی کے پلانٹڈ ہیں ARY میں، لیکن ان کا تجزیہ اپنا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ ان کا تجزیہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو پہلے کسی نے بتا دیا ہے یا پہلے فیصلہ کیا جا چکا ہے یا پہلے فیصلہ لکھا جا چکا ہے، تو وقار ملک صاحب کی ہر بات کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر آخری بات یہ بھی کرتے چلیں کہ 3 جج صاحبان جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں، ان میں ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا تھے، دوسرے جسٹس وکیل سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور تیسرے شاہد بلال، ان کا تعلق بھی لاہور ہائی کورٹ سے تھا۔ ان 3 ججوں کی نومینیشن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 7 جون کو کی گئی تھی، جبکہ 14 جون کو جلدی میں اجلاس بلا لیا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی کا، اس نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ اس کے بعد پھر اسی دن یہ کہا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، لیکن اس دن بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، کل تک بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، جس وقت ہم ویلا کر رہے ہیں اس وقت تک بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہو سکا؟ کہا جاتا ہے کہ پروٹوکول کے مطابق جس روز نئے جج صاحبان سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، چیف جسٹس صاحب جو بھی کیس سن رہے ہوتے ہیں اس میں نیا 1 جج ہو، 2 جج ہوں، 3 جج ہوں یا 4 جج ہوں، وہ بھی اس میں اس بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں، اس بینچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج قاضی فیصل صاحب خصوصی نشستوں کا کیس سن رہے تھے، اگر یہ 3 جج بھی وہاں پہ جاتے تو پروٹوکول کے مطابق، ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق انہوں نے بھی اس بینچ کا حصہ ہونا تھا۔ 13 رکنی بینچ ہے، 3 یہ جج ہو جاتے، 13 14 15 16 ججوں کا بینچ بن جاتا، تو یہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے۔ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان 3 ججز میں سے 2 کی کیا رائے ہو سکتی ہے خصوصی نشستوں کے حوالے سے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس وکیل، ان کی رائے شاید قاضی فیصل صاحب کی رائے سے ملتی جلتی رائے ہو، تو قاضی فیصل صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ 2 مزید ان کے مخالف وہاں پہ بینچ میں بیٹھ جائیں؟ تو کل سماعت ہوگی، پرسوں ہو سکتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔